नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए दिन भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नजर। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना महाराजगंज पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना रानी की सराय पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अगर थाना पवई की बात करें तो थाना पवई पुलिस ने 5 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। तो वही थाना कप्तानगंज पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अगर थाना जीयनपुर पुलिस की बात करें तो थाना जीयनपुर की पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराध महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जनपद में कानून व्यवस्था व प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए मंडलायुक्त आजमगढ़ व डीआईजी आजमगढ़ से मिलकर पत्रक दिया व जन समस्याओं के संबंध में चर्चा किया। प्रतिनिधिमंडल में निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक आलम बदी, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक नफीस अहमद, एमएलसी राकेश यादव उर्फ गुड्डू मौजूद थे। पत्रक में जनपद की समस्याओं को, प्रवासी मजदूरों को नियमित रूप से खाद्यान्न व रहने आदि की व्यवस्था करने के संबंध में मंडलायुक्त महोदय से चर्चा किया। थाना रौनापार में अराजकता का वातावरण है। थानाध्यक्ष के सामने ही प्रभारी चिकित्साधिकारी को धक्का मुक्की, दुर्व्यवहार व गाली गुप्ता दिया गया, जहां पर डॉक्टर कोविड-19 के मरीजों को चेक कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में आम आदमी के शोषण व उत्पीड़न के साथ पुलिस व भाजपा नेता मिलकर सरकारी अधिकारियों के साथ आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। 7 मई 2020 को ग्राम कोल्हापुर सोडरी थाना निजामाबाद में दबंगों द्वारा शुक्ला परिवार को बुरी तरह मारा गया। भाजपा के नेता इकट्ठा होकर मुलजिमों को थाने से खींच ले गए। घोरड़ में 10 वर्ष की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई। ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल इस बात को दोनों अधिकारियों के समक्ष रखा कि पुलिस धर्म विशेष व जात विशेष के लोगों के विरुद्ध फर्जी मुकदमे दर्ज कर उत्पीड़न और धन उगाही कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र लोगों पर गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी इसके विरुद्ध जन आंदोलन चलाने को बाध्य होंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि आने वाले प्रवासी श्रमिकों का सैंपल लेकर के लिए जांच के लिए भेजा गया है। इस क्रम में लक्षण पाने पर 94 सैंपल जांच के लिए गोरखपुर भेजे गए थे, जिसमें से 72 प्राप्त हुए हैं, जो सभी नेगेटिव हैं। वैध या अवैध तरीके से आने वाले उन श्रमिकों का सैंपल लिया जा रहा है जिनका कोई ना कोई लक्षण मिलता है। इसके अलावा रेंडम सैंपल भी कुछ कराए जा रहे हैं। सभी की रिपोर्ट अच्छी आ रही है। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, सुनवाते हैं आपको। गोरखपुर भेजा गया था और 94 सैंपल 17 तारीख को भेजे गए थे। शासन की मंशा के अनुसार कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए व्यवस्था ये की गई है कि जो भी लोग रेलवे या रोडवेज से आ रहे हैं या ट्रकों से पैदल उनको भी उतार कर रोडवेज पर ला करके जो घरों को भेजे जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य परीक्षण में अगर कोई लक्षण आता है तो उनको क्वारंटाइन करके सैंपल भेजना, और यदि लक्षण नहीं भी आता है किसी समूह में, किसी शेल्टर होम पर यदि 100 लोग हैं, किसी को लक्षण नहीं है, तो भी उनमें से न्यूनतम 5 से 10 लोगों का सैंपल भेजने का आदेश किया गया है मेरे द्वारा। उसी क्रम में ये सैंपल भेजे गए थे। उस 52 प्लस 94 में से 72 के सैंपल आज रिजल्ट आज आए हैं। अच्छी बात है कि 72 पूरे नेगेटिव हैं। जो अन्य कोई सूचनाएं होंगी तो फिर आपसे शेयर करें। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि आज 4 ट्रेनें आनी हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रतिदिन बसों और ट्रेनों का आना जारी है। इसी क्रम में आज एक ट्रेन बेंगलोर व 3 ट्रेन और आ रही हैं। जो प्रवासी आजमगढ़ में उतरेंगे उनका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण होगा। उसके बाद भोजन नाश्ते के बाद बसों के द्वारा शेल्टर होम भेजे जाएंगे, और जो अन्य जनपदों के होंगे उनको भी भोजन व नाश्ता स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बसों के द्वारा उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। इसके लिए मौके पर पुलिस, रोडवेज, स्वास्थ्यकर्मी के साथ ही अन्य सुविधाएं मौजूद करा दी गई हैं। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। थी जिसमें 1107 प्रवासी आए थे, मात्र आजमगढ़ के 23 थे, और गाजियाबाद से 478 प्रवासी लेके आए थे श्रमिकों को ट्रेन, 167 आजमगढ़ के थे। आज 4 ट्रेनें आनी हैं, जिसमें से एक ट्रेन जो बेंगलोर की है वो 10:15 बजे आ गई है, और बाकी 3 ट्रेनें प्रस्तावित हैं 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे। तो हमारी टीमें डॉक्टर्स की, रोडवेज की, रेवेन्यू की, पुलिस की, सभी वहाँ मौके पर लगी हुई हैं, ताकि जो भी श्रमिक आए
उनको भोजन का पैकेट भी दें और उनको अपने जनपद के हैं तो स्वास्थ्य परीक्षण करके शेल्टर होम ले जाएं और दूसरे जनपद के हैं तो स्वास्थ्य परीक्षण करा के उनको उनके जनपद के मुख्यालय तक भेजें। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि सूचना मिली है कि कुछ लोग ट्रकों व बसों से घर पहुंच जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी की जा रही है। ये बहुत बड़ी चूक है। जिलाधिकारी ने कहा कि इसको देखते हुए हमने पुलिस को और सख्ती करने का आदेश दिया है कि जो लोग भी ट्रक बस व अन्य साधनों से आ रहे हैं उनका रोडवेज पर प्रॉपर चेकअप हो और क्वारंटाइन होने के बाद ही वो घर पर जाए। इस बाबत जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। सूचना मुझे मिली थी कि कोई एक बस या ट्रक जिसने कि कुछ लोगों को यहाँ उतारा, कुछ लोगों को शायद मऊ उतारा, कुछ लोगों को कहीं और उतारा, तो उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि कौन लोग हैं। लेकिन चूंकि जो हमारा एक मैकेनिज़्म 2 स्तर का है, अगर कोई व्यक्ति गांव जाएगा तो निगरानी समिति है वहाँ और लेखपाल इमीडिएट सेम डे उसकी रिपोर्टिंग करता है, तो उसमें वो सर्विलांस में आ जाएंगे। इतना ज़रूर हुआ कि वो सीधे घर अगर पहुंच गए हैं तो वो एक चूक है और इसलिए पुलिस को हमने और सख्ती करने के निर्देश दिए हैं कि एक भी ऐसा कोई साधन जो वैधानिक ढंग से नहीं है उसका कोई व्यक्ति पहले उनके साथ डिपॉजिट पॉइंट्स पर या रोडवेज पर आए, ताकि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही प्रोटोकॉल के अनुसार उनके आगे की व्यवस्था की जा सके। लॉकडाउन को लेकर जहां सरकार व प्रशासन कड़ी मेहनत कर रही है तो वही इस काम में सामाजिक संस्था भी पीछे नहीं है। ऐसी तस्वीर आजमगढ़ में पिछले 18 दिनों से देखने को मिल रही है, जहां चंदन सोनकर के नेतृत्व में उनके मित्र और साथी के साथ ही सोनकर समाज भी की तरफ से भी नरौली टैक्सी स्टैंड पर जो बाहर से प्रवासी मजदूरों को शुल्क सेवा वितरण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी या सरकारी सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। आपसी सहयोग में सोनकर समाज के लोग ने दूर दूर के क्षेत्रों से आ रहे भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों को भोजन, पानी, फल, दवा का वितरण किया है। हमारा नाम चंदन कुमार सोनकर है, नरौली टैक्सी स्टैंड आजमगढ़। ठीक है सर, आप लोग प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उन लोगों के लिए क्या आप लोग की तरफ से व्यवस्था है? हमारे मजदूर भाई लोग आ रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग बिस्कट, सोनपापड़ी, पानी, सेब, संतरा जो हम लोगों को सफर रहा है, हमारे भाई सोनकर बिरादरों में जिसके जितना सहयोग हुआ है उसमें हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और ये व्यवस्था हम लोग 17-18 दिन से किए हुए हैं। लगभग रोज़ 3 से 4 हज़ार मजदूर को पानी पिला रहे हैं। जितना हम लोग, जब तक हम लोगों का सहयोग रहे, हम लोग के पास एस्टिमेट बनता रहेगा, हम लोग सहयोग हमेशा करते रहेंगे जब तक लॉकडाउन रहेगा। वाराणसी से खबर है, जहां 20 मई 2020 को बीते दिनों श्रमिक स्पेशल गाड़ियों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से श्रमिकों की बड़ी संख्या में पूर्वांचल में आगमन हुआ है, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल का अहम योगदान रहा है। पूर्वांचल में बड़ी संख्या में आए इन श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा उनके घरों को भेजने की व्यवस्था बसों द्वारा की जा रही है, लेकिन बसों के अभाव एवं बढ़ते श्रमिकों की संख्या की वजह से गाजीपुर, बलिया एवं वाराणसी के जिलाधिकारियों के अनुरोध पर वाराणसी मंडल द्वारा बलिया से प्रयागराज संगम, बलिया से वाराणसी, गाजीपुर सिटी से प्रयागराज संगम एवं वाराणसी से गोरखपुर के लिए श्रमिक स्पेशल गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार के अनुरोध पर वाराणसी मंडल के जलालपुर स्टेशन से प्रतिदिन 5 गाड़ियां सुपौल, अररिया, कटिहार एवं मधुबनी के लिए चलाई जा रही हैं तथा इन गाड़ियों का ठहराव सिवान तथा छपरा में भी दिया जा रहा है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों पर लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को अपने घर पहुंचने में सहूलियत हो रही है। वाराणसी मंडल में अब तक देश के विभिन्न हिस्सों से कुल 110 श्रमिक स्पेशल गाड़ियों का आगमन हुआ है, जिससे पूर्वांचल एवं बिहार के विभिन्न हिस्सों के लगभग 1,18,000 श्रमिक आए हैं। वाराणसी मंडल द्वारा अब तक उत्तर प्रदेश एवं बिहार के विभिन्न स्थानों के लिए कुल 19 इंटरस्टेट श्रमिक स्पेशल गाड़ियों का संचालन करते हुए लगभग 10,315 श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाया गया है। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि आज ग्राम राजस्व समिति का जो गठन हुआ है, जो भूमि विवादों का निपटारा कर रही है, उसी क्रम में मैं एक ऐसे गांव में गया था जिस गांव की अनुसूचित जात की महिला प्रधान है। उस गांव में मैं आज श्रमिकों के रोजगार की परिचर्चा के लिए गया था। वहां जाने के बाद उस गांव की सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो भी उस गांव में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो सीधे घर ना पहुंचकर गांव के बाहर स्कूल पहुंचकर निगरानी समिति के संपर्क कर अपने आप को स्कूल में क्वारंटाइन किए। जिलाधिकारी ने जब उन प्रवासी मजदूरों से बात की तो प्रवासी मजदूरों ने कहा कि हमें कोई समस्या नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर पर सभी सुविधा उपलब्ध है, हम यहाँ 21 दिन रहेंगे, फिर प्रशासन के आदेशानुसार घर जाएंगे। सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा।
आज मैं ग्राम राजस्व समिति जो भूमि के विवादों के संकट के निवारण के लिए ग्राम्य स्तर पर प्लेटफॉर्म के लिए जो कल हमने बात की थी, उसका गठन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज मैं एक ऐसे गांव का चयन किया था जहां अनुसूचित जाति की महिला प्रधान हो और वहां जाकर ग्राम राजस्व समिति के गठन और प्रवासी श्रमिकों के रोजगार की योजना के विषय में परिचर्चा के लिए मैं आज सुबह गया था। मुझे सबसे अच्छी बात जो वहाँ दिखाई पड़ी उस गांव में कि उस गांव के लोगों ने, जो भी उनके गांव में 12 लोग बाहर से आए थे मुंबई से, वो सीधे पहले स्कूल पर ही आए थे, घर नहीं गए। और गांव और घर की जो निगरानी समिति है, निगरानी समिति के संपर्क में घर वाले पहले पूछे और 12 को उन्होंने स्कूल में डिस्टेंसिंग के साथ क्वारंटाइन कर रखा है। और जब उन प्रवासी श्रमिकों से बात किया हमने, तो उन्होंने भी बहुत ही जागरूकता के साथ बताया कि सर हम लोग सीधे पहले यहीं स्कूल आके रुक गए थे कि जिससे कि हम घर तभी जाएंगे जब 21 दिन पूरा हो जाएगा, और अगर स्कूल में जगह नहीं होती तब हम आपके प्रशासन को सूचित करते। लेकिन चूंकि 12 लोगों के लिए 2-2 मीटर पर डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ जगह थी और यहाँ वाशरूम भी 2 हैं, इसलिए हम लोग सहमति से ही रुक गए और स्वास्थ्य परीक्षण भी हो गया है। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यदि प्रत्येक गांव में इसी तरह की जागरूकता और सर्विलांस होगा तो बहुत ही प्रामाणिक रूप से हम लोग जनपद आजमगढ़ को सामुदायिक वायरस के फैलाव से बचा सकते हैं। और कोई अगर प्रवासी श्रमिक इन्फेक्टेड भी होगा तो उससे अग्रेतर हम संक्रमण को रोक लेंगे और उसका भी उपचार करके ठीक कराने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जनपद के सभी ग्रामवासियों से, मुख्य रूप से निगरानी समिति से अनुरोध करूंगा कि प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में पूर्ण जागरूकता, पूर्ण सतर्कता रखें। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों का जनपद में आना जारी है, जो प्रतिदिन 5000 के आसपास है। तो वही ट्रक व अन्य साधनों से जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या 1000 से 10,000 के बीच में है। अधिकतर प्रवासी मजदूर पंजीकृत माध्यम से जनपद में आ रहे हैं, जिनको बसों से शेल्टर होम भिजवाया जा रहा है। उन्हें खाद्य सामग्री के साथ ही खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। सुनवाते हैं किस बाबत जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। प्रवासी श्रमिकों का आंकड़ा इधर प्रतिदिन रेलवे और रोडवेज के जो वैध माध्यम है, जो पंजीकरण करके आ रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 5000 हो रही है। और जो अन्य साधनों से आ रहे हैं उनकी संख्या अब घट रही है। शुरू में 1 मई से लेकर 16-17 मई तक संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब ज़्यादा लोग पंजीकरण के माध्यम से आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी लगभग 1200-1,500 लोग ऐसे हैं जो ट्रकों से प्रयास करते हैं आने का। उनको ट्रकों से उतारकर रोडवेज लाए। अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व गुरु प्रसाद ने बताया कि आज दिनांक 19 मई 2020 को दोपहर 12:30 बजे से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लुधियाना से कुल 1319 प्रवासी मजदूर यात्री रेलवे स्टेशन सरायमीर आजमगढ़ पर पहुंचे, जिसमें 1176 आजमगढ़ के तथा 143 अन्य जनपद के हैं। इसी क्रम में दिनांक 19 मई को एक ट्रेन के माध्यम से कर्नाटक से कुल 1107 प्रवासी मजदूर यात्री रेलवे स्टेशन सरायमीर पर पहुंचे, जिसमें 23 आजमगढ़ के तथा 1084 अन्य जनपद के हैं। इसी क्रम में 19 मई 2020 को रात्रि 9 बजे एक ट्रेन के माध्यम से गाजियाबाद से कुल 478 प्रवासी मजदूर श्रमिक रेलवे स्टेशन सरायमीर आजमगढ़ पर पहुंचे, जिसमें 167 आजमगढ़ के तथा 311 अन्य जनपद की प्रवासी मजदूर यात्री हैं। उक्त सभी प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनको लंच पैकेट उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही उक्त सभी प्रवासी मजदूरों को उनके संबंधित तहसील के शेल्टर होम में भेजा गया है।
महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर नेपाल जा रहे कोयला लदे 2 ट्रकों में एसएसबी एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान ट्रक की केबिन पर छुपाकर तस्करी के द्वारा नेपाल भेजा जा रहा 20 पीपीई किट बरामद करने के बाद ट्रक चालकों की निशानदेही पर सोनौली सीमा पर स्थित एक गोदाम से तस्करी के द्वारा नेपाल भेजने के लिए रखी गई कुल 251 पीपीई किट बरामद किया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालकों सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का बताना है कि कोयला लदे ट्रक से तस्करी के द्वारा पीपीई नेपाल भेजा रहा था। कानूनी कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किए गए 5 लोगों सहित बरामद माल को कस्टम विभाग को सौंपा गया है। तो एक कस्टम ने बरामद माल के मामले में तस्करों पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किट का क्या तस्करी की बात सामने आई है और क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, सोनौली गेट पर एसएसबी की टीम, पुलिस की टीम लगातार चेकिंग करती है। ट्रकों की में जो केबिन खास तौर से चेक किया जा रहा है इस महामारी के दौर पे। इसी दौरान चेकिंग में केबिन में 2 ट्रकों में जिसमें कोयला लदा था, उसके केबिन में एक में 10 और एक में 11 पीपी किट मिला। ड्राइवर के निशानदेही पर ही सोनौली कस्बे में ही एक व्यक्ति के गोडाउन से तकरीबन 230 पीपी किट अतिरिक्त बरामद हुआ है। सभी को कब्जे में लेकर फर्द बनाकर कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है और माल और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए 5 व्यक्ति, सबको कस्टम में भेजा गया और आगे की कार्रवाई कस्टम विभाग द्वारा किया गया। टोटल कितने हैं? 251 पीपी किट बरामद हुआ? टोटल 251 पीपी किट बरामद हुआ है और कस्टम विभाग द्वारा लगभग 24 लाख का जुर्माना भी इन पर लगाया गया। वाराणसी मंडल के सिवान स्टेशन पर मुख्य वाणिज्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत गणेश यादव ने लॉकडाउन की विषम अवधि में योद्धा के रूप में कार्य किया। इनके द्वारा 23 मार्च से चल रहे लॉकडाउन के सिवान प्रखंड के विभिन्न माल गोदामों तथा सिवान, हथुआ एवं मैरवा माल गोदाम के व्यापारियों से समन्वय स्थापित करते हुए जिला प्रशासन से अनुमति लेकर सिवान में 35 रैक, हथुआ में 35 रैक तथा मैरवा में 4 रैकों का निस्तारण इनके कुशल पर्यवेक्षण में कराया गया। इनके पर्यवेक्षण में 16 मई से जलालपुर स्टेशन से संचालित हो रही श्रमिक स्पेशल गाड़ियों के यात्रियों को चढ़ाने में सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सीट आवंटन का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। श्री गणेश यादव की रेल कार्य के प्रति लगनशीलता एवं कठिन समय में उनके कृत्यों एवं प्रयासों की सराहना करते हुए इन्हें कोरोना वॉरियर ऑफ द डे घोषित किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा लॉकडाउन अवधि में इस तरह के सराहनीय कार्य करने वाले रेल कर्मियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाता रहेगा। पूर्वोत्तर रेलवे को अपने इन कर्मचारियों पर गर्व है। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी के निर्देश पर हुई जांच में तहसील बुढ़नपुर अंतर्गत ग्राम रतुआपार में नवीन प्रत्येक खाते की भूमि को कूटरचित पत्रावली के आधार पर अतिरिक्त अधिकारी द्वितीय के न्यायालय में कार्यरत तत्कालीन पेशकार द्वारा गांव के अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाने का दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी किए जाने का निर्देश दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि श्रीराम पुत्र दल सिंगार सहित कुल 9 लोगों ने मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि उनके गांव स्थित गाटा संख्या 715 जो नवीन प्रति खाते की भूमि थी उसका 1997 में पट्टा उन लोगों को कर दिया गया है, जिस पर गांव के ही एक अन्य व्यक्ति मुन्नर ने उक्त गाटा के साथ ही गाटा संख्या 718 की बाबत एक फर्जी पत्रावली तैयार कर मुकदमा संशोधित दिखाकर ग्राम सभा के विरुद्ध 4 अप्रैल 2012 को आदेश प्राप्त कर लिया है। यह भी बताया गया है कि उक्त बाद में मुन्नर ने अपने पूर्वजों को काश्तकारी श्रेणी 8 जमींदारी टूटने के बाद सिरदारी व भूमिधर बताया गया है तथा फर्जी आदेश को आधार बनाते हुए किया गया पट्टा निरस्त कर दिया गया है। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने शिकायतकर्तागण द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत मामला संदिग्ध पाए जाने पर पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र को सौंपी, जिसके बाद पेशकार की मिलीभगत से हुए फर्जीवाड़े के उजागर होने के बाद मंडलायुक्त ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आज गुजरात से बस द्वारा प्रवासी यात्री करतारपुर तिराहा स्थित राहत शिविर में पहुंचे, जहां उन्हें बिस्किट, पानी, मास्क प्राप्त कराया गया और उनका कुशल क्षेम पूछकर उनको यात्रा की शुभकामनाएं दी गई। इस सेवा कार्य में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं नगर के निवर्तमान नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त के साथ जिले के मीडिया प्रभारी विवेक निषाद यात्रियों का मनोबल ऊंचा कर रहे थे। राहत शिविर में लगातार सेवा कार्य में सेवा दे रहे उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के साथ ग्रामवासी भी इस सेवा कार्य में अपनी भागीदारी कर रहे थे। शिविर में उपाध्यक्ष सुनील मिश्र, अवनीश चतुर्वेदी उपस्थित रहे। कोरोना संक्रमण को रोकने के विरुद्ध भारत रक्षा दल द्वारा नगर क्षेत्र में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दूसरे दिन मोहल्ला कटरा, ढोल सिंगार, आसिफगंज, दलाल घाट, कालीनगंज, परास टोला होते हुए चौक से कुर्मी टोला मोहल्ले तक किया गया। साथ ही संगठन के वार्ड कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी अपने वार्ड में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारा यह अभियान तब तक चलेगा जब तक नगर का कोना कोना सैनिटाइजर हो जाए।
आज के इस अभियान में प्रमुख रूप से डॉक्टर धीर जी, जावेद अंसारी, सुनील वर्मा, मोहम्मद अफजल, राजन अस्थाना सहित तमाम भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता शामिल रहे। आजमगढ़ मंडल के थाना कप्तानगंज अंतर्गत तेरही बल्लवरगंज में निर्माणाधीन 4 लेन 233 का मुआवजा न मिलने पर सड़क निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों और भूस्वामियों के बीच झड़प के बाद उपजे विवाद ने तनाव पैदा कर दिया है। लिहाजा विवाद के बाद सड़क का निर्माण कार्य फिलहाल ठप कर कर्मचारियों को वापस जाना पड़ा है। रात के समय हो रहे सड़क निर्माण कार्य का विरोध करने वाले भूस्वामियों ने कहा है कि सड़क निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार के कहने पर थाने की पुलिस ने इनके मकानों में जबरदस्ती घुसकर न केवल तोड़फोड़ किया है बल्कि महिलाओं के साथ अभद्रता करने जैसी घटना को अंजाम दिया है। तो वही दूसरी ओर थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि झड़प की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारियों की वाहनों पर पत्थर मारने वाले कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई है। भूस्वामियों का आरोप बेबुनियाद है। घर में घुसकर कोई भी तोड़फोड़ व महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं की गई है। फिलहाल जो भी हो पर मामला गंभीर है और इधर इस मामले को लेकर भूस्वामियों और इनके परिवार का सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों और पुलिस के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है। आजमगढ़ प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम ने बताया है कि दिनांक 19 मई 2020 को प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक और दिनांक 19 मई 2020 को सायं 6 बजे से दिनांक 20 मई 2020 को प्रातः 6 बजे तक देश के विभिन्न राज्यों से जनपद में 3420 श्रमिक यात्री पहुंचे हैं। उक्त सभी प्रवासी मजदूर यात्रियों को ब्रेकफास्ट व लंच पैकेट उपलब्ध कराया गया एवं उन सभी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। उसके बाद उन्हें संबंधित तहसील मुख्यालयों के शेल्टर होम पर भेजा गया जहां पर उनका पूर्ण विवरण दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही तहसील स्तर से राशन किट उपलब्ध कराया जाएगा। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव का एक मामला सामने आया है जहां जले हुए ट्रांसफर के स्थान पर नया ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर आम जनता से विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा सुविधा शुल्क के नाम पर 18,000 रुपये की डिमांड की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब ट्रांसफार्मर जलता है तब तक विद्युत विभाग के कर्मचारी बिना सुविधा शुल्क लिए नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाते और यह पैसा हम लोग आपस में चंदा करके विभाग के कर्मचारियों को देते हैं, जिसका जीता जागता सबूत है कि अभी पिछले दिनों यहाँ पर का ट्रांसफार्मर जल गया था जो चंदा करके नया लगा, मगर नया ट्रांसफार्मर भी लगने के 1 दिन बाद ही जल गया। अब नया ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर विद्युत विभाग के कर्मचारी 18,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। इस संबंध में TV20 न्यूज ने स्थानीय जे धीरज पटेल से पूछा तो उन्होंने कहा कि जनता द्वारा लगाया गया आरोप गलत है, पैसे की डिमांड नहीं की जा रही है, 1-2 रोज के भीतर ट्रांसफार्मर लग जाएगा। अपना परिचय दीजिए। राधे श्याम सिंह रौनापार। रौनापार थाना रौनापार, डाक थाना रौनापार। क्या समस्या है आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रौनापार में? यह 14 तारीख को ट्रांसफार्मर जला, 17 तारीख को लगा, 19 तारीख को जल गया। जब मैं पूछा कि 63 वाट का नीचे लगाया गया है इसी को लगा दीजिए, ये हुआ ये 1 मिनट नहीं चलेगा, तो 63 वाट का क्यों उस पर चढ़ाया गया। अब जब वो जल गया तो अब यह कहा जा रहा है कि 18,000 की व्यवस्था करिए तब 250 लगेगा। ये कौन लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं? पैसा विभाग। कहाँ का विभाग? यही बिजली विभाग। अरे कहाँ का? रौनापार। तो कई जगह है। रौनापार। कौन लोग, कोई किसी का नाम है? पंडित शिव प्रसाद पंडित। क्या कह रहे थे? कह रहे हैं कि 17-18 हजार की व्यवस्था करिए तब ये कल लगेगा। ये कितने दिनों से बिजली की समस्या आप लोगों की चलती आ रही है? ये बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से है। हम कई बार इसकी सूचना दी गई है, कई बार मीडिया को बताया गया है, कई हम लोग थक गए हैं, कहते कहते कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि 250 वाट का लग जाए ताकि हम लोग सुकून से जिएं। इसकी जानकारी आगे अधिकारियों को आप कभी आप लोग बताया होगा? इसकी जानकारी आगे तक दी गई है, इसका कागज पत्तर भी बना करके दे दिया गया है, सब ठंडे बस्ते में वहाँ पड़ा है। उसकी कोई वो नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं। अगर आपकी समस्या नहीं हल होगी हाँ, तो आप लोग क्या करेंगे इस कोरोना वायरस महामारी के लिए? हम लोग करेंगे क्या? कोरोना से न मरने के बजाय इसी तरीके से मर जाएंगे। अगर समस्या का निदान नहीं होता फिर? समस्या का निदान नहीं होगा तो हम लोग आखिर क्या करेंगे? यही न करेंगे 10-5 लोग मिल करके मीडिया उडिया से कहेंगे और क्या करेंगे? हम लोग जा करके यहाँ लंबी महाभारत लगा करके जेल थोड़ा जाएंगे।